हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा करता है। Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own educational and informative channel ज्ञान के मोदी। Dear students, आज का टॉपिक ही है संसाधन, जो कि लिया है हमने कक्षा 8 की पुस्तक से और पुस्तक है भारत संसाधन एवं विकास। तो आइए देर किस बात की है, हम शुरू करते हैं अध्ययन कार्य जिसका शीर्षक है संसाधन। Dear students, आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या है? आइए यही जानते हैं। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ये सभी संसाधन हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं, बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के लिए प्रयोग करता है, उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। अब जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं। इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, किंतु ये सभी संसाधन हैं। अब हम जानते हैं कि संसाधनों के प्रकार कितने हैं। डियर स्टूडेंट, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा यानी मिट्टी आदि। मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं? जैसे घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि। और नेक्स्ट है मानव संसाधन। मानव खुद भी एक संसाधन है, यानी इसके अंतर्गत आती है जनसंख्या। तो आइए इन्हीं मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, यानी हमें नेचुरल गिफ्टेड हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है। इन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं, अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है,
कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधे को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। इसी के ऑपोजिट अगर हम देखेंगे तो अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल से निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्मी ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन हैं, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। अब हम चर्चा करते हैं मानव निर्मित संसाधनों पर। जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। आइए जानते हैं ये क्या है। लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती हैं। आप अपने परिवेश में उपयोग की जा रही मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। अब हम आते हैं मानव संसाधन पर। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं, तो क्या क्या होगा। तो आप इतनी सी ही लाइन से समझ गए होंगे कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है। आइए समझें। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। विवेकपूर्ण उपयोग का अर्थ ही यही है कि हम उन्हें अपने विवेक के अनुसार यानी जितनी जरूरत हो उतना उपयोग करें। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके, यानी उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना यानी सबसे कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है।
इन संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5 पी पर बल दिया गया है। लोग यानी पीपल, ग्रह यानी प्लैनेट, समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी, शांति यानी पीस और भागीदारी यानी पार्टनरशिप। अब आप समझ गए होंगे कि 5 पी का क्या अर्थ है। पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय यानी UNFCCC के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल एक्ट होगा। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।